हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला में। फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, हम सॉल्व कर रहे हैं एजुटेरिया 5000 प्लस एमसीक्यू बुक को, जिसमें से प्रैक्टिस सेट 1 और 2 हमने पहले कर लिया है अपने पुराने लेक्चर्स में। आप उनको देख सकते हैं। आज हम तीसरा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये प्रैक्टिस सेट 3 है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद अपना आंसर टिक करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत मिहिर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था। आपका आंसर हो जाएगा बी, मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। आपको अपना आंसर टिक करना है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल। बंगाल प्रेसिडेंसी में बाल हत्या प्रथा काफ़ी ज़्यादा थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर अधिवेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। आपको याद रखना है, सही नहीं है बताना है। तो पहला ऑप्शन है, यह एक बंद तंत्र होता है। ऑप्शन बी है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। ऑप्शन सी, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। ऑप्शन डी है, यह एक कार्यशील इकाई होता है। इसमें से ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यह एक बंद तंत्र नहीं होता है, यह एक खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, ना कि बंद तंत्र होता है। तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। जैविक हॉटस्पॉट है पश्चिमी घाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपका आंसर हो जाएगा 9 का डी, हाइड्रोजन चक्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी। आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, वैशाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मरुस्थलीय क्षेत्र। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे, सबसे अधिक दैनिक तापांतर मरुस्थल में पाया जाता है। दैनिक तापांतर से मतलब होगा कि दिन और रात में जो ताप में अंतर होता है, तापमान में जो अंतर होता है, उसे ही दैनिक तापांतर कहा जाता है। तो यह मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक होता है, क्योंकि आपको पता है मरुस्थल बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और ठंडे भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। इस वजह से बहुत दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में बहुत ठंडा हो जाता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, इस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। ऑप्शन बी, इस दिन पृथ्वी पर सबसे ठंडा दिन होता है। ऑप्शन सी है, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। और यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। इस क्योंकि इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, एल तरंगे। एल तरंगे जो होती हैं, भूकंप तरंगे, वो सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है।
आपको बताना है कि कौन इसमें से सही सुमेलित है। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मैगी नॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बतानी है। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, एंडीज। एंडीज सबसे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, आप सभी को मालूम भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 अगस्त 1946 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन दिए हुए हैं और आपको बताना हुआ है कि इनमें से कौन सा सही कथन है। पहला कथन पढ़ते हैं, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। दूसरा ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आपको बताना है अनुच्छेद 54 में क्या बताया गया है। आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है अनुच्छेद 54। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन चुनना है। चलिए देख लेते हैं कौन सा कथन इसमें गलत होगा। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से पढ़ना होगा इसको। पहला ऑप्शन होगा इसमें, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी होगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये आपका, ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो वेतन होता है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, जबकि जो पेंशन दी जाती है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण हैं? ऑप्शन ए है वैधानिक तरलता अनुपात, ऑप्शन बी है नगद आरक्षित अनुपात, ऑप्शन 3 है खुले बाजार की क्रियाएं। आपको बताना है कितने कथन इसमें सही होंगे। आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों ही कथन इसमें सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का उद्देश्य बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 24, आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनके सिंह समिति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, सीता अध्यक्ष का संबंध था। हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये कि सीता अध्यक्ष कौन से विभाग से संबंधित था, ये आपको बताना है। तो 27 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी, भूमि कर विभाग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। कश्मीर के इतिहास का वर्णन किस किताब में मिलता है, उस किताब का नाम आपको बताना है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज तरंगिणी में। अगला क्वेश्चन है, सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में किसने की थी? सिजदा और पाबोस किसने स्टार्ट किया था, ये बताना है आपको। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्बी कौन था? क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्बी
कौन था? आपको बताना है आंसर। आंसर हो जाएगा एक इतिहासकार। उत्बी एक इतिहासकार था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? शेरशाह के बारे में 4 कथन दिए हुए हैं और इनमें से बताना है आपको कौन सा कथन असत्य होगा। सत्य नहीं बताना है फ्रेंड्स, असत्य बताना है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 31 है। चलिए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है शेरशाह ने विलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की। क्वेश्चन ऑप्शन बी होगा शेरशाह के उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। ऑप्शन सी है शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है। ऑप्शन डी है शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया। आपने अपना सही आंसर टिक कर लिया होगा। जैसे कि सबको पता है कि शेरशाह का मकबरा दिल्ली में नहीं है, सासाराम में है, जो कि बिहार में पड़ता है। तो ऑप्शन सी आपका असत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्तमाल्यद लिखी गई है? अमुक्तमाल्यद बुक जो है, किताब, वो किसने लिखा है ये बताना है आपको। आपका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहलोल लोदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 34 का बी प्रोटीन। प्रोटीन सही आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 क्वेश्चन होगा प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? आपका आंसर सही हो जाएगा ए ऑप्शन ए ग्रेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है। हेलोफाइट्स होता है। हेलोफाइट्स क्या होता है ये आपको बताना है। आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी वे पौधे जो लवड़ों वाली मिट्टी में उगते हैं। जो लवण वाली मिट्टी में पौधे उगते हैं उन्हें हेलोफाइट्स कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? आपको बताना है इसमें कौन सा या फिर कौन कौन से, क्योंकि एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं। पढ़ लीजिए आप एक बार। 37 नंबर का आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 3 एंड 4, यानी PCR टेस्ट, और थर्ड हो जाएगा CD4 टेस्ट एंड 4 हो जाएगा एलिसा टेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी ए एंड बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है। ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी पीलिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 प्रोटॉन के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। न्यूटन के किस गतिक नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय गतिकी नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? ऑप्शन ए है बढ़ती है, ऑप्शन बी है घटती है, ऑप्शन सी है पहले बढ़ती है फिर घटती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी पोलिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए पानी। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेफीन होता है। फ्रेंड्स बताना है आपको कि ग्रेफीन क्या होता है। आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन का नैनो प्रतिरूप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी 14 जून। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करें। फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको आपको सुमेलित करना है। चलिए इनको मिला लेते हैं। ऑप्शन ए है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, इसको आपको मिलाना है ऑप्शन ए से गांधीनगर से, ये सही सुमेलित है।
ऑप्शन बी है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है पणजी में, तो इसको ऑप्शन 4 से मिला देना है। ऑप्शन सी है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, ये स्थित है मैसूर में, यानी ऑप्शन बी से मिलाना है। और ऑप्शन डी है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है, तो इसको यहाँ पे मिला देना है। आपका आंसर सही हो जाएगा इसमें से ऑप्शन डी। 1 4 2 3। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैष्णव धर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेंकट रमण रामकृष्ण। इनको नोबेल मिला है रसायन के क्षेत्र में, जो कि एकमात्र भारतीय हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली हैं? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। फ्रेंड्स, इसमें कुछ अदर फैक्ट्स भी दिए होते हैं सभी प्रैक्टिस सेट में, तो हम इन्हें भी देखते चलते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ऋग्वेद के बारे में बताया गया है, तो ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं। कुछ फैक्ट दिए गए हैं। पहला फैक्ट है, यह सबसे प्राचीन वेद है, ये आपको याद रखना है। अगला है, इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। तीसरा है, इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ये आप बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसको आपको याद रखना है कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अगला इसमें दिया हुआ है फैक्ट, इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। किसमें है? 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। अगला है, इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का उल्लेख है। अगला है, इस वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अगला फैक्ट दिया हुआ है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है, ये आपको याद रखना है। अगला दिया हुआ है इसमें फैक्ट, इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग हुआ है। गाय के लिए कौन सा शब्द है? अघन्य, ये याद रखना है आपको। अब आगे दिया हुआ है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ फैक्ट। यजुर्वेद में पहला फैक्ट दिया हुआ है, इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अथर्व कहा जाता है। अथर्व कहा जाता है, आपको याद रखना है, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को। आगे है, यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें जो है यजुर्वेद में, उसमें यज्ञ में कौन से नियम विधि विधान होंगे, इसका संकलन मिलता है। अगला है, इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बलिदान विधि का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है, तो आपको बताना है यजुर्वेद में मिलता है। अगला है, यह गद्य एवं पद्य दोनों में है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो आपको बताना है कि यजुर्वेद। चलिए अगला देखते हैं, सामवेद के बारे में पढ़ लेते हैं। सामवेद के बारे में पहला फैक्ट दिया हुआ है, इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्रात कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला है, इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। आखिरी वेद है अथर्ववेद। इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। औषधि का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अगला है, इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में सभा एवं समिति को कहा गया है। आगे कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है, आपको पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग 6 है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषद 108 हैं। तो ये आपको याद कर लेने हैं। फ्रेंड्स, हमारा सेट 3 कंप्लीट हो गया है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।